हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी में कल्याणकारी कार्यक्रम को पढ़ेंगे जो कि 10वें पॉइंट पे दिया हुआ है। और इसके अंतर्गत आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो है वृद्धजन से जुड़े हुए मुद्दे और उनके द्वारा उनके लिए चलाए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में। तो ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उन पे सभी वर्गों के लिए संबंधित मुद्दे और कल्याणकारी कार्यक्रम को हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में वृद्धजन को कंप्लीट करेंगे और अगले जो लेक्चर होंगे उसमें निःशक्तजन और बच्चों महिलाओं इनको लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कल्याणकारी कार्यक्रम। तो कल्याणकारी कार्यक्रम क्या होते हैं? तो कल्याणकारी कार्यक्रम किसी के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? कल्याणकारी कार्यक्रम या कार्यक्रम कहा जाता है। ऐसा कार्य जिससे किसी का उद्धार होता हो या किसी की स्थिति में सुधार आती हो या किसी की मनोदशा या उसकी जो आर्थिक या सामाजिक स्थिति है उसमें बदलाव आता हो, तो ऐसे कार्य को कल्याणकारी कार्यक्रम कहते हैं। और सामाजिक कल्याण के जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो विभिन्न वर्गों से संबंधित मुद्दे और समस्याएं। इससे पहले कल्याणकारी कार्यक्रम या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे संविधान में भी उल्लेख है और वो कहाँ पर है? तो वो है प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्याणकारी कार्यक्रम, और किसी भी राज्य के लिए या किसी भी सरकार के लिए यह अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसे एक राज्य होने के दायित्व निभाने के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम वहाँ के जो जनता है या वंचित वर्ग हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए चलाना अनिवार्य है, जिससे कि वहाँ के सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। मतलब ऐसा राज्य जहाँ सभी को समान अवसर मिल सके, चाहे वो काम में हो या फिर नौकरी में हो या फिर उनकी स्थिति में सुधार के लिए हो, और मिनिमम जो उनकी जीवन की ज़रूरतें हैं जिसे बेसिक नीड्स कहते हैं, वो सारी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरे करने में मदद मिले। तो कौन कौन से किन किन वर्गों के लिए कार्यक्रम अपन चला सकते हैं या फिर सरकार द्वारा चलाए जाते हैं? तो वो हैं कल्याणकारी कार्यक्रम, जिसमें से आर्थिक कल्याण के कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण के, संवैधानिक और वैधानिक कल्याण के कार्यक्रम, प्रशासन और राजनीतिक उपाय और योजनाएं। तो मुख्य रूप से जो बात अपन करते हैं कल्याणकारी राज्य में उनको योजनाओं को करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी तरह के कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं। उनमें से आर्थिक कल्याण और जो सामाजिक कल्याण ये भी एक पार्ट है और इनके बारे में भी अपन बात करते हैं। ज़्यादातर जो बात नहीं होता वो संवैधानिक और प्रशासनिक का है, जबकि संवैधानिक और प्रशासनिक इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जब तक आप संवैधानिक उपाय या वैधानिक उपाय नहीं करते या उनके वैधानिक कल्याण के लिए आप कदम नहीं उठाते, तब तक वो गरीबों में या आप गरीबों के या जो वंचित वर्ग हैं उनके कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते। दूसरा है राजनीतिक और प्रशासनिक। ये जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं वो राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक जो अमला है उनके चौकन्ना होने या उनके कार्य करने की मनोदशा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी कार्य को या किसी कल्याणकारी कार्यक्रम को वंचित वर्गों तक किस तरह से पहुंचा पाते हैं। तो मुख्य रूप से कल्याणकारी कार्यक्रम इतने टाइप के होते हैं, जिनमें से पहला है आर्थिक, फिर है सामाजिक, फिर संवैधानिक, प्रशासनिक और योजनाएं। मुख्य रूप से अपन योजनाओं को ही कल्याणकारी कार्यक्रम मानते हैं, लेकिन ये सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम ही होते हैं और ये किसी भी राज्य के कल्याणकारी राज्य होने की दशा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वे सभी कार्य जो किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए, किसी समाज के कल्याण के लिए या किसी व्यक्ति विशेष या समाज की स्थिति में सुधार के लिए, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रम कहते हैं। चाहे वह संवैधानिक हो, राजनीतिक हो, या योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा हो, या आर्थिक हो या सामाजिक हो। अब जो पहला पॉइंट है वो है वृद्धजन। तो वृद्धजनों के मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट है और यही हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जो भारत की स्वास्थ्य सेवाएं हैं या फिर जो जीवन प्रत्याशा है वो लगातार बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लगातार लोगों की जो भौतिक सुविधाएं हैं या फिर जो शारीरिक या मानसिक रूप से जो सुविधाएं हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें बेहतर मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी जीवन प्रत्याशा लगातार बढ़ रही है। और यही एक कारण है कि जब जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है तो वृद्ध लोगों की जो जनसंख्या है वो लगातार पिछले मुकाबले से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी जब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो सरकार उनके लिए चिंता करना शुरू की है, क्योंकि सरकार को ये पता है कि किसी भी समाज में वृद्धजनों की स्थिति अगर बुरी होती है तो उस समाज का उत्थान नहीं हो सकता, उस समाज का विकास नहीं हो सकता जब तक कि समाज में वृद्धजनों को एक विशिष्ट या उचित स्थान नहीं दिया जाता तब तक, या फिर उनको गरिमामय जीवन 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 व्यतीत करने के लिए एक समकक्ष राज्य की जो शासन है या फिर राज्य के द्वारा जो
कल्याणकारी कार्यक्रम है उनके द्वारा उनकी स्थिति को इस तरह से ना बनाया जाए कि उन्हें गरिमामय जीवन जीने के लिए मजबूर ना, मतलब उन्हें जीवन जीने के लिए एक स्थिति प्रदान किया जाए, ना कि उन्हें ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाए जिससे कि वो अपने जीवन का ही परित्याग करने पर विवश हो जाएं। तो इसी के लिए अपन ये वृद्धजनों के जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो विगत कुछ वर्षों से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के परिणाम स्वरूप वृद्धजनों की जीवन प्रत्याशा में एवं इनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। यही है जो स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि हुई है, और यही एक कारण है कि जो वृद्धजनों की स्थिति है या वृद्धजनों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। तो 60 वर्ष से अधिक आयु का अपन मुख्यतः वृद्ध मान लेते हैं या फिर रिटायरमेंट की उम्र मान लेते हैं, और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को अपन ये मान लेते हैं कि वो एक्टिव जो उत्पादक जनसंख्या है उस पर नहीं आती। जैसे कि 15 वर्ष से और 60 वर्ष तक के जो जनसंख्या है उसको उत्पादक वर्ग माना जाता है, और उससे पहले जो जनसंख्या है और उसके बाद की जो जनसंख्या है उन्हें अनुत्पादक वर्ग माना जाता है, तो वृद्ध माने जाते हैं। तो डाटा के अनुसार अगर बात करें तो 1951 में जहां इनकी संख्या 19.8 मिलियन थी, ठीक है, वो 2001 में बढ़कर 76 मिलियन हो गई है और अब लगभग 100 मिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये एक कारण था कि वृद्धजनों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम लगातार चलाया जाना, साथ ही साथ उनके कल्याण के लिए भी सरकार को सक्रिय होना रहता था। वृद्धजनों की आमदनी का कोई नियमित साधन सामान्यतः नहीं होता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी वृद्धजन का अगर नियमित साधन है, आय के नियमित साधन है, तो उसे इन सब चीज़ों की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर उसे नियमित साधन नहीं है जिसकी वजह से उन्हें इन सारी चीज़ों की परेशानी फेस करना पड़ता है, तो अगर उन्हें नियमित साधन नहीं है तो क्या नहीं है, तो अर्थात उन्हें प्रोविडेंट फंड, मैच्योरिटी, चिकित्सा तथा बीमा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तथा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सेवानिवृत्त होने के बाद उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो इस वजह से भी सरकार को एक विशेष ध्यान देना पड़ता है कि वृद्धजनों के लिए कोई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया जाए। इसके अलावा 80% जो बुजुर्ग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं और ना ही वहाँ की सामाजिक व्यवस्था ऐसी होती है कि उन बुजुर्गों को एक विशिष्ट रूप से सुरक्षा या सहायता मिल सके, ताकि वो अपनी जो गरिमामय जीवन है उसको बनाए रख सकें। इसके अलावा 33% बुजुर्ग जो हैं वो बीपीएल से नीचे जीवन जीते हैं, ये भी एक फैक्ट है। दूसरा है वृद्ध महिलाओं की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर है समाज में। वृद्ध महिलाओं की जो स्थिति है वो इसलिए भी कमज़ोर है क्योंकि वृद्ध जो महिलाएं हैं उन्हें समाज में नकार दिया जाता है, उनकी स्थिति को नकार दिया जाता है, इसलिए उन्हें बाहर या घर से बाहर निकाल दिया जाता है या उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाता है। उन्हें जो पारिवारिक सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पाता। अगर उनमें से कुछ वृद्ध महिलाएं विधवा हैं तो उन्हें और ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, उन्हें समाज तिरस्कार के भावना से देखता है। तो वृद्धों में 48.2% वृद्ध महिलाएं हैं जिनके पास आजीविका की असुरक्षा और कमज़ोर स्थिति दोनों है। एक तो आजीविका की सबसे बड़ी परेशानी होती है, अगर आजीविका ऐसी कुछ मिल जाए इन महिलाओं को या फिर वृद्धजनों को जिन्हें वो आसानी से कर सकते हैं तो उनके लिए ये बेहतर जीवन जीने का एक उपाय होगा, लेकिन इसकी कमी होती है जिसकी वजह से वो जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। साथ ही साथ सूक्ष्म स्तर पर इसका प्रभाव तो एक परिवार को पड़ता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सूक्ष्म स्तर पर इसका प्रभाव एक परिवार तक ही सीमित रहता है, लेकिन अगर एवं व्यक्तियों तक पड़ता है, लेकिन अगर इसको व्यापक स्तर पर अपन एज्यूम करें या फिर देखें तो पूरे राष्ट्र के असुरक्षा और राष्ट्र के आर्थिक स्थिति पर एक दबाव की स्थिति पैदा करता है। अगर इतने ज़्यादा वृद्ध अवस्था है, वृद्ध अवस्था में मेडिकल फैसिलिटी उन्हें नहीं प्रोवाइड किया जाता, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं किया जाता, तो एक सामाजिक असुरक्षा की भावना बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो अन्याय है या फिर जो बहुत सारे क्राइम है या जिस तरह से असुरक्षा समाज में भी चल रही है, उन सभी चीज़ों में वृद्ध अवस्था में या वृद्धजनों के लिए ये समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। और इन्हीं सभी कारणों के चक्कर में या इन्हीं सभी कारणों के कारण ही वृद्धजनों के लिए विशेष योजनाएं सरकार ला रही है, जिससे उनकी गरिमामय जीवन और उनके नॉर्मल जो जीवन है, सामान्य जीवन है, उसे वो जी सकें। तो वृद्धजनों की प्रमुख समस्याएं, मुद्दे, इनकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो पहला है उनके समस्या और मुद्दा वो है सामाजिक संस्कृति समस्याएं, ठीक है। तो इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं में क्या है, ऐसी समस्याएं जो सामाजिक रूप से प्रस्तुत होती हों या आपके कल्चरल, आपकी जो संस्कृति है उसकी वजह से आप पे प्रभाव पड़ती हैं और आपके प्रभाव को नुकसान पहुंचाती हैं, तो इन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं कहते हैं। जैसे
पारस्परिक सहयोग ना होना। पहले जो सामाजिक संगठन था या सामाजिक व्यवस्था था उसमें पारस्परिक सहयोग ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन लगातार जो आधुनिकीकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है, उसमें ये पारस्परिक सहयोग की भावना गिरता गया है। नगरीकरण, आधुनिकीकरण, आतंकवाद, गरीबी। गरीबी भारत में एक मुख्य कारण है, जहाँ पर गरीबी की वजह से भी जो व्यक्ति होता है वो अपने बुजुर्गों का परित्याग करता है, उन्हें आश्रम वगैरह में भेज देता है। आर्थिक असुरक्षा, गरीबी है तो आर्थिक असुरक्षा भी होगा, और आर्थिक असुरक्षा होगा तो व्यक्ति के अंतर्गत तनाव की स्थिति पैदा होगी, और तनाव की स्थिति में वो अपने घर में अपने परिवार का परित्याग करने के बजाय वो वृद्धजनों का परित्याग करना उचित समझेगा। और संसाधनों में कमी, वृद्धों को प्राय भार स्वरूप देखा जाता है। समाज में एक गलत धारणा ये है कि समाज में, हालांकि ये भी सही है कि समाज में संसाधनों की कमी तो है, और इन्हीं कमियों के कारण जो प्राय जो परिवार हैं वो अपने जो वृद्धजन हैं उन वृद्धजनों को एक भार के स्वरूप में देखा जाता है और उन्हें भार समझा जाता है, और यही सामाजिक सांस्कृतिक समस्या है। आर्थिक समस्याएं भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें मध्यम वर्गीय, गरीब, बीपीएल, ये सभी लोगों के पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो आर्थिक समस्या है। भारत में आर्थिक समस्याओं का कारण है गरीबी, निम्न आय वर्ग का होना, वृद्धों का आश्रित होना, सामाजिक सुरक्षा का अभाव और पेंशन का ना होना। आर्थिक समस्या का सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे यहाँ की जो मैक्सिमम जनसंख्या, लगभग 70-80 से 90% जो जनसंख्या है वो अपने रिटायरमेंट प्लान नहीं करती, और ना ही उसको किसी प्रकार के अपने बुढ़ापे के लिए वो प्लान करता है, जिसके वजह से कि उसे आर्थिक रूप से सक्षमता प्राप्त हो सके रिटायरमेंट के बाद या 60 के बाद। इसके अलावा वृद्धजनों की जो अगली परेशानी है वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, क्योंकि जैसे जैसे आपका वक्त बढ़ेगा, आप में बुढ़ापा हावी होगा, आपकी उम्र गिरता जाएगा, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आपके शरीर में मोटापा, ऑस्टिस, और इसके आर्थराइट्स, चिंता, तनाव, कब्ज, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चाहे किडनी की बीमारियां हों या दिमाग की हों या हाथ पैर की हों या उनके चलने पे हों, मूवमेंट पे हों, ये सारी लकवा, आजकल बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो वृद्धजनों को उनके उम्र की वजह से घेर लेती हैं। और ये सारी समस्याओं का जड़ ही है क्या, गरीबी, इसके अलावा आर्थिक असमानता। और इनकी वजह से जो व्यक्ति है वो अपनी इन सारी चीज़ों को परेशानियों में देख लेता है, और एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो इन सब चीज़ों का खर्चा उठाने में असक्षम होता है, और इन्हीं वजह से वो वृद्धजनों का परित्याग करने पर आ जाता है। इसके अलावा जीवन के प्रति परिवर्तित रुख, भावनात्मक समस्याएं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। पहले क्या है कि अगर आप वृद्ध नहीं हैं, आपका भावनात्मक लगाव अच्छा है, आप परिवार के साथ उठ बैठ रहे हैं, आपको अच्छा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, लेकिन आपकी उम्र जैसी जैसी कम होती जा रही है, आपको वो भावनात्मक लगाव परिवार से नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि वो लगाव के कारण आपके अंदर एंजाइटी और तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और चिंता भी बढ़ती है, और इसकी वजह से आपके जो सामाजिक परेशानियां हैं उसमें और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। परिवारों से अलग, अकेलापन, निराश, अप्रसन्नता, खुद को बोझ महसूस करना, ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक वृद्ध अवस्था में वृद्ध व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि वो कहीं समाज में या परिवार में बोझ के रूप में तो नहीं है। तो ये सारे मुद्दे थे। इनमें पहला था सामाजिक सांस्कृतिक समस्या, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जीवन के प्रति परिवर्तित रुख। इम्पॉर्टेंट है सामाजिक संस्कृति, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का तो आपका है, आर्थिक और स्वास्थ्य तो कॉमन है। इसके अलावा जीवन के प्रति परिवर्तित रुख, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृद्धों की समस्या और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है। हमेशा वृद्धजन और गैर सरकारी संगठनों को जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं यानी एनजीओस हैं, वो ही जो वृद्धजनों के लिए आश्रम हो गया या स्वास्थ्य शिविर हो गए, जिस तरह की भी सुविधाएं होती है वृद्धजनों के लिए, वो यही संगठन अपनी तरीके से उपलब्ध कराते हैं। वृद्धों की समस्याओं को हल करने के में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि इनके बिना जितने भी सामाजिक कल्याण के कार्य हैं वो करना असंभव है। हालांकि इनमें भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी इनके सहयोग से ही आप सामाजिक कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा ये संगठन ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि संगठन एक क्षेत्र पे सीमित नहीं है, दोनों क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे और बराबर रूप से कार्य करेंगे। वृद्ध लोगों की मुख्यतः 3 बातों की आवश्यकता पड़ती है: वित्तीय सुरक्षा, आर्थिक आर्थिक सक्षमता, स्वास्थ्य सुरक्षा और भावनात्मक सुरक्षा। ये तीनों चीज़ें अगर एक वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति जी रहा है उनको मिलता है तो उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हकीकत ये है कि इन्हीं की परेशानियों की वजह से जो वृद्ध लोग हैं उन्हें अपनी जीवन जीने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गैर सरकारी संगठन इन तीनों ही
क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, गैर सरकारी संगठन जल स्वास्थ्य इकाइयों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजनों की काफ़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी जल स्वास्थ्य इकाइयाँ या जल स्वास्थ्य शिविर हैं वो किन के द्वारा लगवाए जाते हैं, वो लगवाया जाता है एनजीओज़ के द्वारा। और यही एनजीओज़ बेहतर कार्य कर रहे हैं जिनसे उनके गरीबी या फिर वृद्धावस्था की वजह से उनके अंदर जो परेशानियाँ आती हैं या बीमारियाँ आती हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। आगे है, संगठन गाँव में शिविरों का आयोजन करके मोतियाबिंद का मुफ्त इलाज करते हैं। ये सरकार के द्वारा भी किया जाता है और एनजीओज़ के द्वारा भी किया जाता है। संगठन अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है। जितने भी योजनाएं चलाता है उसमें वित्तीय रूप से जो सुरक्षा है वो वृद्धजनों को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा संगठन वृद्धों को छोटे छोटे कामों में लगाकर उनकी आय को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको उनकी उम्र के हिसाब से काम दो और इन्हीं कामों से जो छोटी छोटी आय बनेंगी उन आयों से उनके जो गरिमामय जीवन है या उनका जो भविष्य है उनको सुरक्षित किया जा सकता है। संगठनों द्वारा भावनात्मक निराशा से बचने हेतु संगठनों द्वारा केंद्र केंद्र संचालित किए जाते हैं। ठीक है, और भावनात्मक निराशा के अलावा इन्हें जिस तरह के केंद्र संचालित किए जाते हैं उन्हें एक तरह से भावनात्मक लगाव जो होता है वो पारिवारिक रूप से जो कमी होती है उसे पूरे करने की कोशिश की जाती है। जिन वृद्धों का कोई नहीं होता उन्हें आश्रमों में रखते हैं, साथ ही उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सेवा देते हैं। जितने भी अनाथ आश्रम है या वृद्धाश्रम है उनमें ये एक इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों को वो आश्रम में जगह देते हैं जो किसी तरह से जिनका कोई आश्रय नहीं होता या उनका पिता पुत्र नहीं होते, तो उन्हें आश्रय दिया जाता है, उन्हें रखा जाता है और उनकी जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें उसकी सेवा दी जाती है। अब इम्पोर्टेंट यह है कि वृद्धजनों की समस्याओं के कारण क्या हैं, क्योंकि वृद्धजन तो हैं, अब इनकी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे तभी तो इनके हिसाब से अपन कल्याणकारी कार्यक्रम ये योजनाएं बनाएगी सरकार, क्योंकि बिना इनकी समस्याओं को जाने अगर योजनाएं बनाती है तो वो सफल होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप वास्तव में ज़मीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को महसूस कर पाते हैं और उनकी समस्याओं को जान पाते हैं तो आपको बहुत आसानी होगा इनके प्रति जो भी आप योजनाएं बनाते हैं उसके लिए। तो सबसे पहला जो समस्या है वो है अकेलेपन की समस्या। वृद्धों में ये परेशानी आम है। आधुनिकता एवं एकल परिवार प्रणाली के कारण ये लगातार बढ़ रहा है। साथ ही वृद्धों के लिए रोजगार का ना होना भी बहुत बड़ा कारक है। ये आपको ही लिखना है। अकेलेपन की समस्या क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये परेशानी लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एकल परिवार प्रणाली, ठीक है, जो पहले जॉइंट फैमिली रहती थी अब अलग अलग रहने लगी है, तो वृद्ध अवस्था में व्यक्ति किसके पास रहेगा ये डिसाइड नहीं हो पाता, तो ये भी एक रीज़न है। साथ ही साथ वृद्ध अवस्था में उन्हें कोई रोज़गार नहीं देता, और रोज़गार नहीं देता तो उनकी कोई आय की कोई भी स्रोत नहीं होता, और आय की कोई स्रोत नहीं होता तो उन्हें जो अकेलापन की समस्या है वो लगातार महसूस होती रहती है। और आय का स्रोत नहीं होने की वजह से उसे परिवार भी दुत्कारता है और बहुत सारी चीज़ों में परेशानी करता है। आर्थिक समस्याएं, अकेलेपन की समस्याएं तो ठीक है, इसके अलावा आर्थिक समस्या बहुत बड़ी है। ये तो पूरे मध्यम वर्गीय परिवार में ही है, तो इसमें तो होगा ही होगा वृद्धावस्था में। तो वृद्धावस्था में शरीर की शक्ति के साथ साथ धन के स्रोत में भी कम होने लगते हैं। इसका सीधा संबंध जीवन यापन की आवश्यकताओं पर पड़ता है। मान लो आपको एक अच्छे जीवन जीने की आदत है, लत है, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से अब जो आपके आय के साधन थे वो एकदम से बंद हो जाते हैं। अब आपको अपने जो उम्र है उसके हिसाब से कार्य करना है, उसके हिसाब से आपको उपयोग करना है, लेकिन आप कैसे करोगे? तो इस संबंध में जो सीधा जीवन यापन करने की जो बात की जाती है वो किस की जाती है, कैसे किया जाता है, तो वो है उनके आर्थिक जो समस्याएं उन्हें दूर करके किया जा सकता है। लेकिन आर्थिक समस्याएं एक वृद्धजनों का महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है, क्योंकि अगर आर्थिक समस्या ना हो तो वृद्धजनों को उतनी परेशानियां ना झेलनी पड़े जितनी कि अभी झेलनी पड़ती हैं। अगला है पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या भी बहुत बड़ा परेशानी है। अभी तक जितने भी समस्या हैं उनमें से परिवार द्वारा घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखने पर समस्या विकराल रूप लेती है। इंपॉर्टेंट यही है, परिवार अगर उसको घृणा की दृष्टि से, तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा, जबकि वो कल तक उस परिवार का हिस्सा था, उस परिवार का मुखिया था, और अब उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाने लगा तो वो उपेक्षित महसूस करेगा और उसकी जो समस्याएं हैं वो विकराल होती जाएंगी। सम्मान में कमी है, उपेक्षापूर्ण व्यवहार। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सम्मान कम करने लगते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है।
और इसके अलावा खाना न देना, कठिन कार्य कराना, स्वास्थ्य पर ध्यान न देना, अपशब्दों का प्रयोग करना, ये सारे आपको इम्पोर्टेंट हैं और ये आने भी चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो घृणा और तिरस्कार, और सामान में कमी, और खाना न देना, कठिन कार्य कराना, स्वास्थ्य और अपशब्दों का प्रयोग, ये पारिवारिक समस्याएं हैं। और आप तो इसको महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप भी एक कॉमन फैमिली से हैं और आप देख रहे होंगे समाज के रवैये को जो अभी वर्तमान में वृद्धों के लिए चल रही है। इसके अलावा है संवेगात्मक समस्याएं। वृद्धावस्था अनेक मानसिक परिवर्तनों को जन्म देती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मानसिक क्षति प्रारंभ हो जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है, स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और परिवार समाज में उपेक्षा देखा जाता है। जो मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है, स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होने लगती है, आपके स्वभाव में लगातार परिवर्तन देखा जाता है, चिड़चिड़ापन देखा जाता है, परिवार समाज में उपेक्षा की भावना को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सामाजिक समस्याएं। तो सामाजिक संपर्कों में निरंतर कमी, यही है क्योंकि अब लोग अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते। पहले मेल मिलाप ज़्यादा था तो उस हिसाब से जो हमारे बुजुर्ग थे उन्हें बराबर का हक मिलता था और वो अच्छे से परिवेश में रह सकते थे और उन्हें बढ़िया वातावरण मिलता था तो वो खुश रहते थे। सामाजिकता का निरंतर ह्रास होना, पीढ़ियों में होने वाले संघर्ष में सतत वृद्धि। अब जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ रही हैं ना, उनमें ज़मीन के विवाद, घर के विवाद या फिर प्रॉपर्टी के जितने भी विवाद हैं वो बढ़ रहे हैं और इसी वजह से संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। परिवार के विघटन को भी आप मान सकते हैं, विचारधारा में परिवर्तन को मान सकते हैं, युवाओं द्वारा हस्तक्षेप को स्वीकार न करना। आजकल जो युवा है वो किसी तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता, चाहे वो बड़ों का हो या वृद्धजनों का हो। तो ये भी एक कारण है हमारे जो मुख्य रूप से वृद्धजनों की समस्याओं को अपन देखते हैं उनमें। अब आगे है वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति, ये भी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मंत्रालय भी पूछ लेता कभी कभी कि वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति कौन बनाएगा, तो बनाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धजनों के बारे में राष्ट्रीय नीति लागू करने के लिए जून 2000 में से एक कार्य योजना बनाई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं तथा वृद्धों के मध्य सामंजस्य स्थापित एवं वृद्धों की देखभाल के लिए परिवारों की क्षमताओं को विकसित कराया जाना या करना था। इम्पॉर्टेंट यही है। अब नीति के मुख्य विषय क्या हैं, तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए इसके क्षेत्र को बढ़ाया जाना। पेंशन योजना को सम्मिलित करते हुए क्या होगा, सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित रूप से इसके क्षेत्र को बढ़ाया जाना। इसके अलावा वृद्ध व्यक्तियों के लिए छूट युक्त स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। आवासीय ऋण प्राप्त करने को सरल बनाया गया। पेंशन कोषों का अनुसरण करने के लिए नियामक प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानक तय कर कटौतियों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई। तो ये सारे जो हैं वो हैं राष्ट्रीय नीति, वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति। तो नीति के मुख्य क्या है, इन्हें सबसे पहले पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, खान पान में इनको बेहतरीन संरक्षण होना चाहिए, आवासीय ऋण अच्छे से होना चाहिए, साथ ही साथ इनके प्राधिकरण का गठन करना भी होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानक तय कर कटौतियों को बढ़ाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और इसके अलावा आगे है वृद्ध कल्याण सेवाएं। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी सेवाएं हैं, ये कौन कौन सी संस्थाएं इन सेवाओं को करती हैं। तो भारत में पहली बार फ्रेंड्स इन नीड सोसाइटी, वृद्ध अवस्थाओं के लिए जो सोसाइटी कार्य करती है वो है, द्वारा किया गया। इस संगठन ने वृद्धों को निसहाय व्यक्तियों के लिए सेवाएं आयोजित की। कौन सा, फ्रेंड्स इन नीड सोसाइटी, वृद्ध तथा अशक्त आश्रमों के लिए। और सेवाएं कौन कौन सी दी रही हैं आगे में, तो सेवाएं हैं वृद्धों की मौलिक आवश्यकताओं जैसे खाने, कपड़े, चिकित्सा, रहने की व्यवस्था, ये कराया जाएगा वृद्ध तथा अशक्त आश्रमों में। इसके अलावा वृद्धों को मनोरंजन की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, वृद्धों को उपयुक्त व्यवसायों में लगाया जाएगा ताकि मतलब जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं उन पर लगाया जाएगा ताकि उनका जो क्या कहना चाहिए आय के स्रोत बढ़ सके, जिससे वो खुद को आर्थिक रूप से सक्षम महसूस करें। जीवन में आवश्यक सामंजस्य स्थापित करना। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठन, उनके बारे में बात करते हैं वृद्ध कल्याण सेवाओं में। तो इनमें दो हैं अभी मुख्य रूप से, एक हेल्पेज इंडिया और केयर इंडिया। ये दो तरह से हैं जो कार्य कर रहे हैं अभी एनजीओस के रूप में। आगे है वृद्धा आवास गृह। केंद्र एवं राज्य सरकारें, नगर पालिका या फिर परोपकारी संस्थाएं, एनजीओ वृद्धों की आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। वृद्धा आवास गृह
जो सभी को है, सरकार है, चाहे राज्य हो, केंद्र का हो, नगर पालिका हो या फिर परोपकारी संस्था हो, एनजीओ, कोई भी वृद्ध आवास गृह उपलब्ध करा सकता है। उपकार फाउंडेशन वृद्ध महिला, विधवाओं एवं अन्य अकेली महिलाओं के लिए विशेष देखभाल करता है। ये वृद्ध आवास गृह का एक रूप है, उपकार। ठीक है, इस तरह का ही स्थापना सरकार अन्य लोगों से भी अपेक्षा करती है ताकि वृद्धजनों की देखभाल हो सके। अब आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और वृद्धों की देखभाल। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या महसूस करता है वृद्ध अवस्था में रहने वाले लोगों के लिए? तो 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व वृद्धा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्री में भी पूछा जा सकता है 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर कहीं भी पूछा जा सकता है, प्री में भी। इसके अलावा मेंस में भी आपको लिखोगे तो इसमें नंबर बढ़ जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, प्री में ये भी पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र ने वृद्धों को संबंधित निर्देशों एवं संस्कृति को प्रस्तावित किया था। वृद्धों के आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, रोग संबंधी पात्रों पर शोध के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए। वृद्धों के विकास की क्षमता तथा मानवीय आवश्यकताओं को समुचित समाधान सुनिश्चित करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट जो है वो है अन्वेषणों, कार्यकर्ताओं तथा नीति निर्माताओं को वृद्ध विज्ञान में प्रशिक्षित किया जाए। तो इम्पोर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो वृद्धों की देखभाल के लिए कदम उठाए गए हैं उनमें से। अब कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं, तो वो है अन्नपूर्णा योजना। इसके अंतर्गत बेसहारा बुजुर्गों को हर महीने 10 किलो चावल दिया जाता है, या खाद्यान्न प्रोवाइड किया जाता है। अन्नपूर्णा योजना के तहत ऐसे वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं मगर जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही, इस योजना के तहत राशन प्राप्त कर सकते हैं। अन्नपूर्णा योजना। इसके अलावा जीवन धारा योजना। इस योजना के तहत कलाकारों, तकनीशियों, व्यापारियों, पेशेवर लोगों को स्वरोजगार में लगे लोगों को पेंशन दी जाती है। क्यों दी जाती है? ये लोग क्या हैं? क्योंकि इनका कोई विशिष्ट रूप से पेंशन नहीं होता, साथ ही साथ ये इतने बड़े कलाकार नहीं होते कि अपने सारी खर्चे उठा सकें, तो इन्हें एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर वित्तीय सहायता देने के लिए जीवन धारा योजना शुरू किया गया। जब ये लोग वृद्धावस्था के कारण कमाने की स्थिति में नहीं रहते तो इन्हें इस योजना का फ़ायदा मिलता है। इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं लगती और किसी को भी इसमें एडमिशन की आवश्यकता नहीं है। जीवन अक्षय। ठीक है, जीवन अक्षय योजना। इस योजना के अंतर्गत पेंशन के साथ साथ एक मुफ्त लाभ देने की व्यवस्था है। योजना में 7 साल पूरे हो जाने के बाद पेंशन धारक के जीवित रहने की स्थिति में उसे फ़ायदा मिलता है। तो जीवन रक्षक योजना का ये है अक्षय। इसके अलावा चिकित्सा बीमा योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। चिकित्सा बीमा योजना 50 से 75 वर्ष की उम्र के सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। चिकित्सा बीमा योजना 50 से 75 वर्ष के लिए। इसके अलावा इसके अंतर्गत बीमा अवधि में किसी भी बीमारी या चोट या रुग्णता के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती का खर्च कौन उठाएगा? ये उठाएगा बीमा कंपनी। इसके अलावा LIC अपने बचत योजनाओं के साथ लाभ देता है किसको? जो इसके कस्टमर है, साथ ही साथ इसके जो दिन या फिर जो साथ में काम करते हैं या जो चलाए जा रहे हैं शासनों का एक अंग है। वृद्धों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? वृद्धों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तो किस संविधान के अंतर्गत चलाया गया? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें 36 से 51 में विगित राज्य मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों ने वृद्ध व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अपने अपने राज्यों में वृद्धा पेंशन योजना प्रारंभ की है। यही इम्पोर्टेंट है। अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो वहाँ की प्रति व्यक्ति आया है उस हिसाब से वृद्धा पेंशन योजना शुरू की गई है। तो अवस्था जो वृद्धा पेंशन योजना है उसके बारे में कुछ बातें फैक्ट है कि ये कब से शुरू हुई। तो इसकी शुरुआत 1957 में कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश से हुई। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति इसके लिए पात्र होते हैं और उन्हें ही वृद्धा पेंशन योजना मिल पाता है। आगे ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिसकी आयु अत्यंत कम है तथा जो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा वित्तीय पोषण नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ये भी बच्चों के लिए है क्योंकि जो पेंशन के रूप में दिया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जो आयु बहुत कम है और उन्हें जिन्हें परिवार या सदस्यों का कोई मान्य नहीं है या परिवार या सदस्यों को कोई सहयोग नहीं है। पेंशन हेतु प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, तहसीलदार या नगर पंचायत या नगर पालिकाओं में दिया जा सकता है
कि आपको पेंशन की जो भी जानकारी है वो यहाँ से मिल जाएगा। और पेंशन के लिए यही आपको रजिस्टर करेंगे। जो वहाँ के सचिव हैं या वहाँ के जो प्रशिक्षण करता है वो आपको इस चीज़ के प्रति जागरूक करेंगे और वो पेंशन के लिए आपको आपके फॉर्म या प्रपत्र को जो बेसिक प्रोफार्मा दिया गया है प्रशासन के द्वारा उसमें भरकर आगे की कार्यालय को प्रेषित करेंगे। वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं पेंशन की वेबसाइट पर जाकर या MP ऑनलाइन में जाकर मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे है किसान पेंशन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1994 में। 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसान को, और किन को दिया जाएगा? वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ऐसे किसान जो इस पेंशन की पात्रता को पूरी करते हैं उनका लाभ मिलेगा। जो भी इसके गाइडलाइन है उसको पूरा करते हैं तो ये वाला क्या मिलेगा आपको? इसका लाभ मिलेगा। ये ऐसे सभी किसान वृद्ध पेंशन योजना की जगह किसान पेंशन के हकदार होंगे। मतलब वृद्ध पेंशन योजना जो है वो शहरी क्षेत्रों के लिए एक तरह से मान सकते हो, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में भी है जो कि कलाकार, शिल्प या फिर इस तरह से किसी भी तरह के व्यक्ति हैं उन्हें वृद्धा पेंशन योजना दिया जाएगा। पर ये किसान पेंशन योजना के तहत इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। आगे है पेंशन न्यास कोष। फोर्थ वेतन आयोग के सुझाव पर पेंशन न्यास कोष की स्थापना की गई। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, इस कोष में सरकारी कर्मचारियों के सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन के अनुवृत्ति भुगतान अथवा सेवानिवृत्ति पर उनकी कुल पेंशन का भुगतान करेगी। ये इम्पॉर्टेंट है, अनुवृत्ति भुगतान अथवा सेवानिवृत्ति है उसकी कुल पेंशन का भुगतान करेगी। यह न्यास कम से कम 10% ब्याज की गारंटी देगा जो कि वेतन भोगियों को मानसिक रूप से भुगतान किया जाएगा। पेंशन न्यास कोष, ये इम्पोर्टेंट यही है कि ये कम से कम 10% का आपको वो देगा, क्या कहना चाहिए, गारंटी देगा, आपको एक तरह से विश्वास देगा, ये आपको जवान देगा कि आपको 10% का ब्याज दिया जाएगा पेंशन भोगी को मानसिक रूप से भुगतान किए जाने पर। आगे न्यास के बारे में, जब कभी महंगाई भत्ते की नई किस्त दी जाएगी तो वह पेंशन भोगी के खाते में जमा कर दी जाएगी। कोष का प्रबंधन न्यास मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें ख्याति प्राप्त एवं विशेष अन्यायी अनुभवी लोग होंगे। निवेश से प्राप्त लाभ को प्रत्येक वर्ष पेंशन भोगी के भुगतान किया जाएगा। पेंशन भोगी की मृत्यु पर उसका उत्तराधिकारी पेंशन भोगी के खाते में जमा संपूर्ण रकम का अधिकारी होगा। यही इम्पोर्टेंट है। सब कुछ दिया जाएगा उनको, उनके जो 10% ब्याज है इसके अलावा पेंशन भोगी के खाते में जमा किया जाएगा। इनका मंडल प्रबंधन को किया जाएगा जो विशेष रूप से अनुभव है इस क्षेत्र में। और निवेशों से प्राप्त लाभ में प्रत्येक वर्ष पेंशन भोगी को भुगतान किया जाएगा पेंशन के रूप में। इसके अलावा पेंशन भोगी की मृत्यु और उसकी किसी भी स्थिति में उसको उत्तराधिकारी उसके संपूर्ण पैसे का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन जो राशि है वो राशि एक बार में एक मुश्त नहीं दी जाएगी। वो पेंशन की राशि आपको एक बार में 50% दिया जाएगा और अगले जो है उसको आपको उसी तरह से ब्याज या पेंशन के रूप में अदा की जाएगी। आगे है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इसमें समायोजित है, यह समायोजित है किसमें? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में। इसका उद्देश्य क्या है? नियमित व्यक्तियों को जीविका उपार्जन के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाना। एक तरह से ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो कहा जा रहा है कि सभी व्यक्तियों को जीविका उपार्जन के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाना। योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र क्या है? तो योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के निवासी निम्नलिखित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है इसके अंतर्गत। ठीक है, 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध व्यक्ति को, 18 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित विधवा एवं परित्याग महिलाओं को, 6 से 14 वर्ष आयु के स्कूल जाने के निःशक्त बच्चे या बच्चे गरीबी रेखा से नीचे परिवारों पर अथवा निराश्रित होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सारे के सारे कार्यक्षेत्र और स्वरूप हैं। 60 वर्ष अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध को दिया जाएगा, 18 एवं अधिक आयु के निराश्रित विधवा एवं परित्याग महिलाओं को, 6 से 14 वर्ष आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों को दिया जाएगा जिनकी कोई स्थिति सही नहीं है, साथ ही साथ उन्हें समाज पर नहीं अपनाया गया है। तो इसके अलावा 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त व्यक्तियों को ये पूर्ण रूप से योजना उपलब्ध होगी। थोड़ा सा फैक्ट है और ये प्री में भी पूछा जा सकता है। योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 150 रुपये प्रति पेंशन देने का प्रावधान है। 150 रुपये प्रति व्यक्ति पेंशन देने का प्रावधान है। ये डाटा बदल भी चुका होगा। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि में से 75% का अनुदान भारत सरकार और राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का होगा।
तथा राज्य शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि से किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा 65 वर्ष से कम आयु के हितग्राहियों को राज्य शासन मद से 100% पेंशन राशि प्रदान की जाती है। 65 वर्ष से कम आयु की हितग्राहियों को राज्य शासन द्वारा राज्य शासन मद से 100% पेंशन राशि भुगतान की जाती है। योजना के लिए हितग्राहियों का चयन कैसे किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का निवासी, यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। निराश्रित व्यक्ति जो कि पात्र संबंधी आहारता को पूरी करता हो, निराधित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका में कर सकते हैं। किसके? बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। आगे है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना इसमें समाहित है। अलग से वो योजना का लाभ आप नहीं ले सकते, इसको आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ही लेना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? निराश्रित व्यक्तियों को जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाना। इंपॉर्टेंट यही है, जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाना। योजना का स्वरूप और कार्य क्षेत्र। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के निवासी निम्नलिखित विषयों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पहला, 65 वर्ष में अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, ये होना चाहिए। 18 वर्ष एवं अधिक आयु के निराश्रित विधवा एवं परित्याग महिलाएं। 6 से 14 वर्ष आयु के स्कूल जाने वाले निःशक्त बच्चे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा निराश्रित होना चाहिए। 14 वर्ष एवं अधिक आयु के निराश्रित निःशुल्क व्यक्ति को ये सुविधाएं होनी चाहिए। योजना का संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 65 वर्ष के कम 65 वर्ष से कम उम्र के हितग्राहियों को 150 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान है। 65 वर्ष से अधिक को हितग्राहियों को 275 रुपये इंदिरा गांधी वृद्ध पेंशन योजना के तहत दे है और ये शासन के द्वारा दिया जाएगा। वयोवृद्ध लोगों के लिए प्रमुख सरकारी नीतियां, कार्यक्रम एवं योजना। ये कार्यक्रम, नीतियां और योजना जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट वाइज है कि कौन से डिपार्टमेंट किन योजनाओं को चला रहा है। तो वयोवृद्ध लोगों से संबंधित राष्ट्रीय नीति 1999, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो प्रमुख बातें क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिकता, आश्रम, जानकारी संबंधी आवश्यकताओं, उचित रियायतों आदि के से प्राप्त करना होता है। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जैसे उनकी कानूनी अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान होता है। साथ ही साथ विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा क्रिया चयन के लिए कार्य योजना तैयार किया गया है, क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। ये इसकी प्रमुख बातें। किसके? वयोवृद्ध लोगों के लिए संबंधित राष्ट्रीय नीति 1999। वरिष्ठ नागरिक को वित्तीय सहायता, सुरक्षा, देखभाल और पौष्टिकता की जानकारी मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों की जीवन संपत्ति की सुरक्षा जैसे अनेक कानूनी अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देगा। अगला है अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण से संबंधित कानून 2007। इंपॉर्टेंट है ये कि ये कानून कब पास हुआ? तो 2007 में ये क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा कानून में माता पिता, दादा दादी, उनके बच्चों की आवश्यकता अनुसार गुजारा भत्ता दिलाने की व्यवस्था। अभिभावक यही है, इनको वरिष्ठ रूप से इनकी स्थिति के हिसाब से इनको गुजारा भत्ता दिलाया जाए। कानून में वरिष्ठ नागरिकों की जान माल की तुलना है, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को और हर जिले में वृद्ध सदनों को स्थापना को खोली जाएगी। कानून की जानकारी नहीं होने पर विभिन्न स्तरों में इसका ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तो कोविड चल रहा है। कोविड के चक्कर में कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चल रही हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना है, चाहे वो छात्रवृत्ति का है या किसी प्रकार के कार्य करने का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना इसी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, इसका जो एलिजिबल है उनके लिए बात कर रहे हैं। इसके अलावा आयु सीमा 65 से 60 कर दी गई है। राशि 200 रुपये प्रति माह। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए 500 रुपये प्रति माह। किसमें किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। इसके अलावा स्वरूप एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वृद्ध देखभाल केंद्रों की स्थापना। वृद्धजन देखभाल केंद्र 21 राज्यों में लागू हैं। 100 जिलों अस्पतालों में खोले जाएंगे और इसके अलावा सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को शामिल किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट या फिर इनके जो देखभाल की स्थिति है वो है।
विधि एवं कानून मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा तो वृद्धजनों को निःशर्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ये वहाँ के जो वकील हैं या फिर वहाँ के जो एडवोकेट हैं उनके लिए कंपलसरी होता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु स्मार्ट स्थान पत्र, ये कौन है? गृह मंत्रालय और भारत सरकार ये मिलकर एक पहचान पत्र जारी कर रहे हैं जिससे वृद्ध पेंशन योजना सही लोगों को मिल सके और इसमें कोई घपलेबाजी ना हो। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, तो इसमें क्या, गरीबी रेखा से नीचे वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा इंपॉर्टेंट है 2007 से शुरू केंद्र सरकार। और इसके अलावा बीपीएल परिवारों को 30 से 30,000 तक स्वास्थ्य सेवा में लिप्त नहीं रहने की सलाह दी गई है। आगे है कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय। अदालतों, जो कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय है वो क्या करता है? अदालतों में छूट, वृद्धों के केस को उच्च प्राथमिकता, आरटीआई कानून के तहत दोबारा कोई केस पेंडिंग है तो उसको तुरंत खत्म करना है और उसके प्रति जवाब तैयार रखना है। ठीक है। इसके अलावा वित्त एवं कराधान, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। वित्त एवं कराधान पर आप क्या कर सकते हो? स्वास्थ्य सेवा देखभाल अच्छे से होना चाहिए। अलग से काउंटर एवं लाइन विशेष क्लिनिकों की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाओं का होना। वित्त एवं कराधान में तो कर में छूट दिया जाएगा। आपके जो उम्र है उस हिसाब से आपको विशिष्ट रूप से इस क्षेत्र पर आपको छुट्टी या कर के रूप में आपको छूट प्रदान किया जाएगा। बैंकिंग एवं डाकघर, तो बैंकों में बचत पर ब्याज ज़्यादा दिया जाता है, बैंकिंग शुल्क न्यूनतम कर दिया जाता है और बैंकिंग आसान बनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा रेल यातायात, तो रेल यातायात में भी 50% की छूट आपको किराए में। इसके अलावा कुछ सीटें रिजर्व होती हैं जैसे नीचे वाली, और अलग का काउंटर भी लगाया जाता है रेल यातायात में। विमान यात्रा साधारण श्रेणी में 40 से 50% की छूट होती है वृद्धजनों को। विशेष प्रावधान एवं समय अलग सी बात है। ठीक है। तो ये हो गया अपन वृद्धजन के जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम, मुद्दे और उसका जो भी एनालिसिस बनता था वो अपन ने किया, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ कल्याणकारी कार्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं, वो चाहे आर्थिक हों, सामाजिक हों, संवैधानिक हों, प्रशासनिक हों, ये सारे हों। इसके अलावा कल्याणकारी कार्यक्रम किसे कहते हैं, वृद्धजनों के मुद्दे क्यों आए हैं, और वृद्धजनों के मुद्दों को हम किस तरह समझ सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा आगे जो लेक्चर होगा उस पर आगे के देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इसमें प्योर हिंदी के कंटेंट मिलेंगे। इसके अलावा भगवती IAS PCS, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में इंग्लिश मीडियम के सभी नोट्स अवेलेबल हैं और लेक्चर भी और कंटेंट भी बहुत अच्छा मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करें या फिर शेयर करें, आपको पसंद आता है लेक्चर तो।